Hello everyone and welcome to today's class. Today we are going to start with language development, and in this lecture we are going to discuss about the language development during infancy यानी शैशवावस्था के दौरान भाषागत विकास के बारे में आज हम बात करेंगे। आने वाले लेक्चर्स में हम अलग अलग स्टेजेस ऑफ लाइफ के दौरान जो भी जैसे भी लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा उसके बारे में भी जानेंगे। सो इन टुडेज लेक्चर हम सबसे पहले देखेंगे कि लैंग्वेज है क्या, भाषा आखिरकार होती क्या है, भाषा के क्या कुछ नियम हैं, इसके साथ ही किस तरीके से शैशवावस्था में लैंग्वेज डेवलप करती है, बच्चा कैसे कैसे किन चरणों से गुजरता हुआ एक फुल फ्लेजेड भाषा को सीखने की जानने की कोशिश करता है, और क्या कोई ऐसे बायोलॉजिकल या आसपास के वातावरण संबंधी ऐसे कोई कारण है जो प्रभावित करते हैं शैशवावस्था के दौरान भाषागत विकास को, तो उनके बारे में भी आज हम जानेंगे। शुरुआत करते हैं लैंग्वेज को समझने से, दैट व्हाट इज एक्चुअली अ लैंग्वेज। ये कम्युनिकेट करने में मदद करती है, ये हम सब जानते हैं। इट इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। भाषा और कम्युनिकेशन को हम एक ही मतलब नहीं दे सकते। कम्युनिकेशन एक ज्यादा बड़ा टर्म है जिसके अंदर भाषा एक जरिया हो सकती है किसी भी व्यक्ति के लिए कम्युनिकेट करने का। भाषा चाहे वो स्पोकन हो, रिटन हो या साइन लैंग्वेज हो, सब के सब किसी ना किसी सिंबल पर आधारित होते हैं, कुछ चिन्हों पर आधारित होते हैं। लैंग्वेजेस बेसिकली उन शब्दों से बनी होती है जो कि समाज द्वारा उपयोग में लिए जाते हैं और जो समाज द्वारा भाषागत नियमों का पालन करते हैं, उन शब्दों से मिलकर बनती है भाषा। हम अलग अलग शब्द जो समाज द्वारा स्वीकृत हैं, जाने पहचाने हुए हैं, और जो नियम समाज ने बनाए हैं उन शब्दों को इस्तेमाल करने के, उन बातों को फॉलो करके हम भाषा बनाते हैं, हम कम्युनिकेट करते हैं। आप सोचें कि कितना जरूरी होता है लैंग्वेज हमारे दैनिक जीवन में। हमें लैंग्वेज चाहिए खुद से बात करने के लिए, दूसरों से बात करने के लिए, लिखने पढ़ने के लिए। लैंग्वेज हमें ये क्षमता देती है कि हम गुजरे हुए इवेंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं, आने वाले भविष्य के लिए प्लान कर सकते हैं, हम जनरेशन टू जनरेशन इंफॉर्मेशन को पास ऑन कर सकते हैं। कल्चरल हेरिटेज जो है वो भी भाषा के आधार पर ही बना सकते हैं। पिछले कई सदियों से कुछ ऐसा ज्ञान है जो हम खो चुके हैं, क्योंकि तब तक हम डॉक्यूमेंट नहीं करना सीखे थे। भाषा के माध्यम से हमने डॉक्यूमेंटेशन सीखा और उसके आधार पर हम आज भी हमारी जड़ों से जुड़े हुए हैं। सभी मानवीय लैंग्वेजेस, भाषाएं जो हैं, उनके कुछ कॉमन विशेषताएं होती हैं। ये आमतौर पर इंक्लूड करती हैं दो एस्पेक्ट्स। पहला है इनफाइनाइट जनरेटिविटी। इनफाइनाइट जनरेटिविटी का मतलब वह क्षमता, भाषा की वह क्षमता जिसमें कुछ गिनती के, फाइनाइट सीमित शब्दों और नियमों का इस्तेमाल करके असीमित इनफाइनाइट मतलब निकाले जा सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मीनिंगफुल सेंटेंसेस निकाले जा सकते हैं। हमारे पास अंग्रेजी भाषा में सीमित अल्फाबेट्स हैं, हमारे पास सीमित शब्द हैं, बट उन शब्दों और अल्फाबेट्स को यूज करके हम असीमित इनफाइनाइट सेंटेंसेस बना सकते हैं। इसका अर्थ होता है इनफाइनाइट जनरेटिविटी, यानी सीमित शब्दों और अल्फाबेट्स के साथ असीमित सेंटेंसेस और मीनिंग्स को जनरेट करना। लैंग्वेज का दूसरा एक बहुत बड़ा एक कैरेक्टरिस्टिक है ऑर्गेनाइजेशनल रूल। ऑर्गेनाइजेशनल रूल ये बताते हैं कि लैंग्वेज किस तरीके से काम करेगी। हर भाषा के अपने सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स होते हैं।
और ये आमतौर पर अंग्रेजी भाषा में और कई दूसरी भाषाओं में भी 5 कैटेगरीज में या 5 किस्म के रूल्स होते हैं। बिना नियम के कोई भी चीज शेप नहीं ले सकती, क्योंकि हम सोचें कि किस तरीके से एक बच्चा जो एकदम ब्लैंक स्लेट की तरह पैदा होता है, कोई शब्द नहीं जानता, वो धीरे धीरे उन शब्दों को सीखता है और कुछ नियमों का पालन करके वैसे ही सेंटेंसेस बनाना सीखता है और वैसे ही बोलना सीखता है जैसे उसके आसपास के लोग कर रहे हैं। 5 ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स जो लैंग्वेज में आते हैं वो है फोनोलॉजी, मोर्फोलॉजी, सिंटेक्स, सिमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स। इन पांचों के बारे में अब हम जानेंगे। लैंग्वेज का जो रूल सिस्टम है वो बहुत ही ऑर्डर तरीके से और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम करता है। 5 बेसिक सिस्टम ऑफ रूल्स हैं। सबसे पहला है फोनोलॉजी। फोनोलॉजी, हर भाषा जो है वो कुछ आवाजों से बनी है, कुछ साउंड से बनी है। फोनोलॉजी उसी साउंड सिस्टम का नाम है जो भाषा में आवाज आती है। साउंड्स दैट आर यूज्ड, जो हम भाषा को इस्तेमाल करके जिन साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं, और कुछ शब्दों का इस्तेमाल कंबाइन करके हम कुछ अलग साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि इंग्लिश भाषा में अगर आप स्पॉट या पॉट बोल रहे हैं तो प एक फोनीम कहा जाता है। फोनीम क्या है? ये बेसिक यूनिट ऑफ साउंड है किसी भी भाषा में, यानी हम जो भी कह रहे हैं उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड जो भाषा के या शब्द के अर्थ को अफेक्ट कर सकता है, उस स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड को हम फोनीम कहते हैं। स्पॉट या पॉट में प शब्द, ऐसे ही आप कुछ भी बोल लीजिए। एग्जाम्पल, जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहा है एग्जाम्पल, इसमें भी प भी आ रहा है, ल भी आ रहा है। सो ये जो बेसिक यूनिट ऑफ साउंड है ये फोनीम कहलाते हैं, और इन फोनीम्स को जोड़ के जो शब्द और जो भाषा बनती है उसे हम फोनोलॉजी कहते हैं। ये होता है पहला रूल। दूसरा रूल है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी बेसिकली अलग अलग शब्दों को जोड़ के या अलग अलग अल्फाबेट्स को जोड़ के किस तरीके से एक मीनिंगफुल शब्द का निर्माण किया जाता है उस पर आधारित है मॉर्फोलॉजी का नियम। जैसे फोनोलॉजी में हमने फोनीम देखा, अ यूनिट ऑफ साउंड, वैसे ही मॉर्फोलॉजी में मॉर्फीम आता है। मॉर्फीम मिनिमल यूनिट ऑफ मीनिंग है। ये वो वर्ड है या वर्ड का हिस्सा है जो कि फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता। अगर आप उसे तोड़ देंगे तो वो कोई भी मीनिंग नहीं बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल गर्ल, गर्ल को अगर आप GIR तोड़ देंगे या L अलग कर देंगे तो वो शब्द अर्थहीन हो जाएगा। सो गर्ल अपने आप में एक मॉर्फीम बना। गर्ल के आगे अगर आप S लगा देते हैं, गर्ल्स, अब इसमें 2 मॉर्फीम है, क्योंकि गर्ल अपने आप में भी मतलब रखता है और गर्ल के अंदर एक और सफिक्स जोड़ते ही अब 2 या 2 से अधिक जो है उन लड़कियों की बात हो रही है, तो शब्द और शब्द का अर्थ बदल गया। सो मॉर्फीम का अर्थ है बेसिक यूनिट ऑफ वर्ड जो कि मीनिंगफुल होता है। ये शब्द का हिस्सा या ओवरऑल शब्द भी हो सकता है। अंग्रेजी भाषा में खासकर हर वर्ड एक या एक से अधिक मॉर्फीम से बना होता है। कुछ शब्दों में एक ही मॉर्फीम होता है, जैसे गर्ल या फिर हेल्प। हेल्प को आप तोड़ देंगे तो एक से अधिक वर्ड बनाकर आप उनका अर्थ नहीं निकाल सकते। कुछ शब्द एक से अधिक मॉर्फीम से बने होते हैं, जैसे हेल्प में सिंगल मॉर्फीम था। हेल्पर, अगर आप हेल्प प्लस ER कर देते हैं तो शब्द बदल गया, क्योंकि इसके अंदर 2 मॉर्फीम्स हैं, हेल्प प्लस ER। हेल्प अपने आप में एक मतलब रखता है, हेल्पर यानी द वन हु हेल्प्स अलग मतलब निकालता है। सो सारे मॉर्फीम्स अपने आप में शब्द नहीं है, पर वो किसी और के साथ जुड़ के उस शब्द का अर्थ बदल सकते हैं। गर्ल में S जोड़ा, S का कोई अर्थ नहीं है, बट गर्ल्स हो, S जुड़ते ही गर्ल शब्द का अर्थ
बदल गया। वैसे ही हेल्प अपने आप में एक शब्द है, बट हेल्प में ER नाम का मॉर्फीम जुड़ते ही हेल्पर बन गया और शब्द बदल गया। सो दैट इज ऑल अबाउट मॉर्फीम। द थर्ड रूल इज सिंटैक्स। मुझे स्कूल जाना अच्छा लगता है, ये एक शब्द जिसके अंदर मुझे स्कूल जाना अच्छा लगता है, ये शब्द एक के बाद एक आते गए। अगर मैं इसका सीक्वेंस तोड़ दूं, मुझे जाना स्कूल लगता अच्छा है, तो सेंटेंस जो है वो अर्थहीन होना शुरू हो जाता है। अर्थात सिंटैक्स बेसिकली शब्दों के कॉम्बिनेशन का नियम बताता है कि शब्दों को किस तरीके से जमाया जाए कि वो मीनिंगफुल और एक्सेप्टेबल सेंटेंसेस बने। बॉब किल्ड टॉम, बॉब वॉज किल्ड बाय टॉम, दोनों सेंटेंसेस सही हैं, क्योंकि इसको पढ़ते ही हमें पता चल गया कि कौन मारा गया और किसने किसको मारा। अगर हम इसको आगे पीछे कर देते, बॉब किल्ड वॉज टॉम बाय, दैट सेंटेंस डजंट मेक एनी सेंस। सिंटेक्स का अर्थ होता है शब्दों को ऐसे सीक्वेंस में जमाना कि वो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन पाए। Then we come to semantics. Semantics basically शब्दों के अर्थ और सेंटेंसेस के अर्थों पर निर्भर करता है या उसके बारे में बताता है। हर शब्द के अपने कुछ सिमेंटिक फीचर्स होते हैं जो कि उसके अर्थ से जुड़े होते हैं। जैसे गर्ल एंड वुमन, ये दो अलग अलग शब्द हैं। दोनों शब्दों के अर्थ बहुत हद तक मिलते हैं, पर आयु के मामले में विभिन्नता है। गर्ल एंड विमेन के कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत मिलते जुलते हैं, दो अलग शब्द बट विशेषताएं मिलती हैं, पर आयु के मामले में ये अलग हो जाते हैं। तो ये हुआ सिमेंटिक्स। अगर आप किसी महिला की बात करते हैं और गर्ल शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो सिमेंटिकली गलत है। हालांकि गर्ल और महिला में कई समानताएं हैं, परंतु महिला के लिए आपको वुमन शब्द का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। That is what we call semantics. Then we come to pragmatics. Pragmatic काफी एडवांस्ड लेवल ऑफ लैंग्वेज सिस्टम है जो छोटे बच्चे कई बार नहीं समझ पाते। प्रेगमेटिक्स का अर्थ ये है कि आप भाषा का अप्रोप्रिएट यूज करना सीखें। आपको शब्द समझ में आ गए, शब्दों का अर्थ पता है, सेंटेंसेस बनाने आ गए, आप ग्रामेटिकली भी सही सेंटेंस बोल रहे हैं, परंतु कब कौन सी बात कहाँ करनी है और किस लहजे में करनी है वो प्रेगमेटिक्स बताता है। टीचर के सामने मैनर्स के साथ, अदब के साथ बोला जाए, या किसी ग्रुप में डिस्कशन में अपनी बारी का इंतजार करने किया जाए और बारी आने पर ही बोला जाए, ये सारी बातें भाषा के प्रेगमेटिक्स को दर्शाती हैं। हर भाषा के अपने प्रेगमेटिक्स होते हैं। आप कोई जोक सुना रहे हैं तो उसको इस तरीके से सुनाएं कि वो बहुत ज्यादा फनी लगे। मुझे अगर जोक सुनाना है तो कुछ लोग जोक सुनाते हैं तो भी वो बोरिंग होता है, सेम जोक कोई और अलग तरीके से सुनाता है और वो फनी हो जाता है। इट इज ऑल अबाउट प्रेगमेटिक्स। आप नियमों का पालन करें, मैनर्स के साथ बोलें और जिस भाव से बोलना चाहते हैं उसी भाव से बोलें। उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं प्रेगमेटिक्स। सो फोनोलॉजी, मोर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स एंड प्रेगमेटिक्स, ये 5 मेजर सेट ऑफ रूल्स हैं जो लैंग्वेज को डिटरमाइन करते हैं। एक बच्चा इन सभी नियमों का पालन करके एक रिच वोकैबुलरी और अपनी लैंग्वेज को डेवलप करता है। सो देन हाउ डज लैंग्वेज डेवलप्स? हमने नियम जान लिए, हमने भाषा होती क्या है ये जान लिया, बट एक छोटा बच्चा जो कुछ भी बोलना नहीं जानता से कुछ ही सालों में कविताएं सुनाना शुरू कर देता है, वहां से यहां तक की यात्रा वो करता कैसे है, आइए जानते हैं। सबसे पहले वो लैंग्वेज के साउंड्स को रिकॉग्नाइज करता है। वो ये देखता है कि कौन सा वर्ड कैसी आवाज करता है। वो बोलना नहीं, सुनना सीखता है सबसे पहले। रिकॉग्नाइजिंग लैंग्वेज साउंड्स में
बच्चा बोलने से कहीं पहले बहुत ही फाइन तरीके से महीन डिस्टिंक्शंस को, महीन डिफरेंसेस को पकड़ लेता है लैंग्वेज के साउंड्स में। अगर उसके सामने जब तक 6 महीने का नहीं हो जाता बच्चा, तब तक उनको सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। उनके सामने आप इंग्लिश बोल दीजिए, अपनी रीजनल भाषा बोल दीजिए, फ्रेंच, जर्मन, हिंदी कुछ भी बोल लीजिए, उनके लिए सब समान है। वो सिर्फ और सिर्फ आपके शब्दों की आवाजों को सुनते हैं, उनके लिए उन आवाजों का कोई अर्थ अभी नहीं निकलता। वो ये भाप लेते हैं कि साउंड कब बदला, और कैसी भी लैंग्वेज हो वो बदलते हुए साउंड्स को पकड़ना सीख जाते हैं। 6 माह के पश्चात ये बच्चे अब अपनी भाषा के अंदर होने वाले आवाजों के बदलाव को पकड़ना ज्यादा शुरू करते हैं। अपनी भाषा से मेरा अर्थ है वो भाषा जो उसके आसपास के लोग प्राइमरीली बोलते हैं। जो उसके पेरेंट्स अगर इंग्लिश स्पीकिंग है तो धीरे धीरे वो इंग्लिश भाषा के आवाजों को पकड़ना ज्यादा शुरू करेगा और बाकी भाषाओं का अर्थ या बाकी भाषाओं के आवाजों में होने वाले डिफरेंसेस को भापना बंद कर देगा और वो क्षमता उसकी खत्म हो जाएगी। वो एक भाषा या एक से अधिक, यदि उसके आसपास 2 भाषाएं बोली जाती हैं, तो वो उन 2 भाषाओं को के अंदर होने वाले आवाजों के बदलाव को पकड़ना शुरू कर देता है। नेक्स्ट स्टेज आती है बैबलिंग और अदर वोकलाइजेशंस। बच्चे बोलने से पहले ऐसे शब्दों को वोकलाइज करना शुरू करते हैं। दे प्रोड्यूस अ नंबर ऑफ वोकलाइजेशंस। कुछ समझने आने वाले शब्दों की बजाय पहले सिर्फ शब्दों अपने मुंह से कुछ आवाजें निकालना शुरू करते हैं। इन वोकलाइजेशंस का अर्थ बेसिकली ये होता है कि वो आवाजें निकालने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लोगों की अटेंशन को ग्रास्प करने की कोशिश कर रहे हैं और कम्युनिकेट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, सामने वाले का ध्यान भी आकर्षित करना चाहते हैं और आवाजें निकालने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो वोकलाइजेशन यानी मुंह से आवाजें निकालने की अवस्था भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे बेसिकली 3 चरणों में वो वोकलाइजेशन करते हैं अपने जीवन काल के पहले साल में। सबसे पहला स्टेज होता है क्राइंग। बच्चे पैदा होते ही रोते हैं। क्राइंग बच्चे की डिस्ट्रेस को शो कर लेता है, पर इसके और भी कई ज्यादा जो है मतलब हो सकते हैं। माँ बाप आमतौर पर ये भाप लेते हैं कि कौन सी रोने की कौन सी आवाज बच्चे की भूख को दर्शा रही है या बच्चे के पेन को या डिस्कम्फर्ट को दर्शा रही है। सो क्राइंग के भी कई मतलब निकलते हैं। सेकेंड स्टेज इज कूइंग। बच्चे 2 से 4 माह पर कू करना शुरू करते हैं। ये गर्गलिंग साउंड्स होते हैं जो अपने गले के पीछे से आवाजें निकालने की कोशिश होती है। ये आमतौर पर तब निकलता है जब बच्चे बहुत ही हैप्पी या फिर खुश होते हैं उनकी माँ से, पिता से, उनके माता पिता द्वारा की गई उनकी केयर या प्यार या उनके साथ खेलने पर जब बच्चे खुश होते हैं तब कूइंग की आवाज निकालते हैं। अपनी गले के नीचे हिस्से, पिछले हिस्से से निकलती हुई आवाज को हम कूइंग कहते हैं। एंड द थर्ड स्टेज इज बैबलिंग। 6 माह की आयु आते आते बच्चे बैबल करना शुरू करते हैं। ये कुछ सिंपल वर्ड्स तो नहीं कहेंगे, कुछ सिंपल कॉन्सोनेंट वॉवल के कॉम्बिनेशंस होते हैं, जैसे बाबा, दादा, दा, ता ता। आमतौर पर ऐसे शब्दों को, खासतौर पर हम बच्चों को बा 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 करते हुए सुनते हैं। इस प्रक्रिया को हम बैबलिंग कहते हैं, जो 6 माह पर शुरू होती है। देन द थर्ड वन और द थर्ड स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट इज जेस्चर्स। इन्फेंट्स जो हैं, छोटे बच्चे शैशवावस्था में जेस्चर्स का उपयोग 8 से 12 माह की आयु में करना शुरू कर देते हैं। इसमें खास तौर पर पॉइंट आउट करना, किसी भी चीज की तरफ इशारा करना हाथों से, उंगलियों से, ये इस जेस्चर्स की कैटेगरी में आता है। ये बाय बाय करने पर वेव करते हैं, हाँ बोलने पर अपने मुंह को ऊपर नीचे करते हैं, या फिर और दूध पीने के लिए अपने खाली कप को आगे की ओर बढ़ाते हैं, या फिर अपने किसी भी पेट
की तरफ या किसी टॉय की तरफ इशारा करते हैं जब उन्हें वो टॉय चाहिए होता है। तो इसे हम जेस्चर्स कहते हैं। शुरुआती जेस्चर्स बच्चे के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इन जेस्चर से बच्चा अपनी आवश्यकताओं और जरूरतों को कम्युनिकेट करता है। पॉइंटिंग यानी इशारे करना, किसी भी चीज की तरफ पॉइंट करना, वो बहुत जरूरी माना जाता है बच्चे के डेवलपमेंट को दर्शाने के लिए। बच्चा जो है 2 स्टेज में पॉइंट आउट करता है। पहले यूं ही बिना इस चीज की परवाह किए कि उसकी पॉइंटिंग करने की प्रक्रिया को कोई देख भी रहा है या नहीं, वो मियरली उस चीज की तरफ पॉइंट आउट करता है, चाहे कोई देखे या ना देखे। दूसरी स्टेज में बच्चा ये समझ जाता है कि मुझे तभी उसी चीज के लिए पॉइंट करना है जब कोई वयस्क व्यक्ति मेरे आसपास उस चीज को देने के लिए मौजूद है। तो वो पॉइंट करता है और फिर पीछे मुड़ के या आसपास देखता है कि क्या वयस्क ने देखा है उसको पॉइंट करते हुए अथवा नहीं। इसलिए पॉइंटिंग एक बहुत अच्छा सूचक है बच्चे के डेवलपमेंटल जर्नी को दर्शाने के लिए। यदि बच्चा पॉइंट आउट नहीं कर रहा है तो ये किसी ना किसी समस्या का सूचक भी हो सकता है, जैसे कि ऑटिज्म। सो जेस्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी कम टू फर्स्ट वर्ड्स। बच्चे अपने पहले शब्दों को समझते बहुत पहले हैं और बोलते काफी लेट हैं। 5 माह की आयु में बच्चे अपने नाम को पहचान जाते हैं। राम को अगर आप राम कह के बुलाएंगे तो वो आपकी तरफ देखेगा, पर वो शायद राम खुद अपने नाम को बोल ना पाए। कहने का अर्थ ये है कि बच्चा शब्दों को समझता पहले है, बोलता बाद में है। औसतन एक बच्चा 13 माह या साल भर की आयु पर 50 शब्द समझ लेता है, बोलना अभी भी उसे नहीं आता। 1 साल से 1.5 साल की आयु जब उसकी होती है तब वो उन शब्दों को बोलना भी सीख लेता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि शैशवावस्था में रिसेप्टिव वोकैबुलरी यानी वो शब्द जो बच्चा समझता है वो जल्दी आती है एज कंपेयर टू स्पोकन वोकैबुलरी यानी वो शब्द जो बच्चा बोल रहा है। रिसेप्टिव वोकैबुलरी यानी बच्चा शब्दों को समझ रहा है, स्पोकन वोकैबुलरी यानी बच्चा उन शब्दों को बोल रहा है। वो अपने नाम को पहले समझता है और फिर कुछ महीनों बाद बोलने की क्षमता लाता है। एक बच्चे के पहले शब्द आमतौर पर उसके जीवन के सबसे जरूरी लोगों के नाम या उनका पद हो सकता है, जैसे मामा, पापा, दादा, या फिर कुछ ऐसे जानवर जो उसको पसंद हो, जिसको वो जानता हो, डॉग, कैट, या उसके टॉयज, बॉल, बैट, कार, या फूड जैसे कि दूध, मिल्क, या उसके बॉडी पार्ट्स जैसे कि आईज, नोज, क्लोथ्स जैसे कि हैट, शर्ट, या कुछ ऐसे आइटम्स जिसके साथ वो काफी फेमिलियर है, जैसे कि क्लॉक, टेबल, टीवी, मोबाइल, और कुछ ग्रीट करने के टर्म्स जैसे कि हाय, बाय, ओके, टाटा आदि। 50 वर्ष पहले भी ये बच्चे इन्हीं शब्दों को बोलते थे और आज भी आमतौर पर जो बच्चों के पहले शब्द होते हैं वो भी यही होते हैं। बच्चा एक शब्द को, अपने पहले शब्दों में से किसी भी एक शब्द से पूरे सेंटेंस को शो करने की कोशिश करता है। यदि बच्चा बोल दे दूध तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये दूध है या फिर उसे दूध चाहिए। सो एक शब्द से पूरे सेंटेंस को समझाने का प्रयास छोटे बच्चे करते हैं। जैसे ही बच्चा अपने पहले शब्द को बोल लेता है उसके बाद उसकी स्पोकन वोकैबुलरी का इजाफा या स्पोकन वोकैबुलरी में इंक्रीज बहुत रैपिडली होना शुरू करता है। एक 1.5 साल का बच्चा 50 शब्द बोल लेता है और 2 साल का बच्चा 200 शब्द बोल लेता है। सो 1.5 से 2 साल के मध्य में 50 से 200 शब्द का इंक्रीज या इजाफा हम देखते हैं। ये रैपिड इंक्रीज जो बच्चे की वोकैबुलरी में होता है 1.5 साल के बाद, उसे कहा जाता है वोकैबुलरी स्पर्ट। वोकैबुलरी स्पर्ट और बच्चे के शुरुआती शब्दों का उच्चारण दोनों की समयावधि या दोनों का समय, दोनों की आयु हर बच्चे में अलग अलग होती है। एक रेंज जरूर पाई जाती है, बट कुछ बच्चे 1 साल पर बोल जाते हैं, कुछ बच्चे
14-15 महीनों में बोलते हैं, तो ये आयु अलग अलग हो सकती है। फिर अगली स्टेज आती है 2 वर्ड अटरेंसेस की, यानी अब बच्चा 1 से 2 शब्दों पर आया। जब हमने फर्स्ट वर्ड्स में बोला कि बच्चा अगर दूध बोल रहा है तो इसका अर्थ हो सकता है कि उसे दूध चाहिए या ये दूध है। वैसे ही बच्चा जब 2 शब्दों को बोलना सीख जाता है, जो कि आमतौर पर 18 से यानी 1.5 से 2 साल की आयु पर आता है, इस समय बच्चा और भी ज्यादा क्लियर कट मीनिंग करना शुरू करता है। 2 शब्द के लिए बच्चा जब 2 शब्दों से बात करने की कोशिश करता है, तब बच्चा बहुत ज्यादा जेस्चर्स पे, अपने इशारों पे, बात करने की टोन पे बहुत ज्यादा निर्भर करता है। आमतौर पर ये जो 2 शब्द होते हैं वो किसी चीज का पता लगाने पर आधारित हो सकते हैं कि देखो डॉगी, तो ये 2 शब्द हुए, या किसी चीज की जगह पता लगाने पर हो सकता है, जैसे देयर कार, यानी वहां मेरी कार है। रेपिटेशन करने के लिए मोर मिल्क, या किसी चीज को मना करने के लिए नो नो प्लीज, या नो कैट, या नो मिल्क। अपनी खुद की चीज पे अधिकार जताने के लिए माय टॉय, या मेरी कार, या फिर अपनी माँ या पिता को किसी चीज को करने के लिए कि बाहर चलो, सिर्फ बाहर चलो से वो ये बोल देता है कि उसको बाहर घूमने जाना है। सवाल वेयर बॉल या वेयर टॉय, तो 2 शब्दों के इस्तेमाल से बच्चा बहुत ज्यादा तरीके से बातें करने की कोशिश करता है। ये टेबल बहुत ही खूबसूरती से दिखाता है कि किस तरीके से बच्चा अपनी इन्फेंसी यानी अपनी शैशवावस्था में अलग अलग महीनों में, अलग अलग आयु में किस तरीके से लैंग्वेज माइलस्टोन्स को क्रॉस करता है। जन्म के समय बच्चा सिर्फ रोना जानता है। मात्र 2 से 4 महीनों में बच्चे की कूइंग बिगिन हो जाती है, यानी जब वो खुश होता है तो अपने गर्दन के निचले हिस्से या पिछले हिस्से से गर्गलिंग की आवाज निकालता है, जिसे हम कूइंग कहते हैं। 5 माह के आयु आते आते बच्चा पहले शब्दों को समझना शुरू कर देता है। 6 माह पर बैबलिंग शुरू होती है, बाबा दादा। 7 से 11 महीने पर बच्चा अपना हर भाषा के आवाज को समझने की बजाय अब किसी एक भाषा के ऊपर ज्यादा ध्यान देने लगता है, वो भाषा जो उसके आसपास ज्यादा बोली जाती है। 8 से 12 महीनों में अब वो जेस्चर्स का इस्तेमाल कर रहा है, शो करता है, चीजों को हाथ के माध्यम से पॉइंट आउट करता है। 1 साल के पश्चात वो अपना पहला शब्द बोलता है। 1.5 साल पर वोकैबुलरी स्पर्ट, यानी अचानक बच्चा बहुत सारे शब्दों को बोलना शुरू कर देता है। और 2 साल की आयु तक आते आते बच्चा 1 से ज्यादा, खासकर 2 शब्दों को कंबाइन करके कुछ बोलना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से लैंग्वेज माइलस्टोन्स मूव ऑन करते हैं बच्चे के लैंग्वेज डेवलपमेंट में, खासकर शैशवावस्था में। अब बात करते हैं कि ऐसे क्या कोई प्रभावित करने वाली बातें हैं जो एक शिशु की भाषागत विकास को प्रभावित कर सकते हैं, को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। क्या ये बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस हैं या फिर ये एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस हैं? दोनों ही फैक्टर्स काफी बड़ा असर डालते हैं बच्चे के भाषागत विकास पर। अगर हम ये सोचें कि कैसे एक बच्चा जो जन्म के पश्चात कुछ भी नहीं, कोई भी भाषा नहीं जानता, वो कुछ ही समय बाद उन्हीं नियमानुसार अपने आसपास के लोगों के अनुसार वैसी ही भाषा को उसी तरीके से बोलना सीख जाता है। कैसे वो उन नियमों को जान लेता है और कैसे वो ऐसे ही सेंटेंसेस को बनाना सीख लेता है, इसमें बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस भी आती है। यानी शारीरिक ऐसे कारक हैं जो कि बच्चे की लैंग्वेज एबिलिटी को प्रभावित करते हैं। इसमें 2 बड़े कारण हैं। एक होता है बच्चे का वोकल एपरेटस, यानी बच्चे का बात करने का जो भी तंत्र है, जिसमें उसकी वोकल कॉर्ड्स, टंग, जॉ, उसके शरीर के ऐसे हिस्से जो आवाज निकालने में उसकी मदद करते हैं, वो, और उसका तंत्रिका तंत्र, ये दोनों मिलके बच्चे को सही सही लैंग्वेज बोलने पे हेल्प करते हैं। वोकल अपैरेटस यानी शरीर के वे अंग जो उसे बोलने में मदद करते हैं, और
तंत्रिका तंत्र यानी जो उसे इन शब्दों को जो वो बोल रहा है और वो जो सुन रहा है उन्हें समझने में मदद करते हैं। जब तक बच्चे के आसपास बोले गए शब्दों को वो समझेगा नहीं, तब तक वो भाषा को विकसित नहीं कर पाएगा। हमारे मस्तिष्क के दो ऐसे एरियाज हैं जो कि लैंग्वेज को डेवलप या लैंग्वेज को सीखने में मदद करते हैं। ब्रोकाज एरिया जो कि हमारे फ्रंटल लोब के लेफ्ट साइड में पाया जाता है, ये शब्दों को बनाने में मदद करता है, वर्ड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। वर्निक्स एरिया जो कि हमारे ब्रेन के लेफ्ट हेमिस्फीयर में है, बाईं तरफ है, वो लैंग्वेज को समझने में मदद करता है। एक एरिया वर्ड्स को बोलने में हेल्प करता है और दूसरा एरिया वर्निक्स एरिया वर्ड्स को समझने में हेल्प करता है। इन दोनों में से किसी भी एरिया को डैमेज यदि होता है तो अफेजिया की समस्या आती है, यानी लैंग्वेज प्रोसेसिंग या प्रोडक्शन में बाधा उत्पन्न हो जाती है। जिन व्यक्तियों के बच्चों के ब्रोकाज एरिया डैमेज होता है वो बच्चे सही तरीके से शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाते। जिन व्यक्तियों में वर्निक्स एरिया पुअर होता है या डैमेज्ड होता है वो बच्चे शब्द तो सही बोलते हैं बट सही कॉम्प्रिहेंसिबल शब्दों का उच्चारण नहीं करना जानते, क्योंकि उन्हें शब्द समझ में कम आते हैं। वो बोल तो लेते हैं बट आमतौर पर जो बोलते हैं वो समझ में नहीं आ पाता, लोगों को भी समझ में नहीं आ पाता, क्योंकि उन्हें खुद भी उन शब्दों का अर्थ समझ नहीं आ पाता। ब्रोकाज एरिया और वर्निक्स एरिया व्यक्ति के मस्तिष्क के दो ऐसे रीजन्स हैं जो कि उसके लैंग्वेज डेवलपमेंट, प्रोसेसिंग और प्रोडक्शन में मदद करते हैं। एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस की बात करें तो पहले ये माना जाता था कि लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है कुछ नहीं, प्रैक्टिस करने पर होने वाली चीज है, सभी लोग एक साथ एक जैसी भाषा बोल सकते हैं, परंतु ये एक पुराना ख्याल है। अब रिसर्चर्स ये मानते हैं कि समाज में बच्चे का कैसा एनवायरनमेंट है, उसको कितने अलग अलग प्रकार के अनुभव हो रहे हैं, खासकर वोकैबुलरी में, यानी अलग अलग शब्दों से उसका एक्सपोजर, अलग अलग चीज़ों से एक्सपोजर, उस पर निर्भर करता है कि बच्चे की वोकैबुलरी और लैंग्वेज डेवलपमेंट कितना अच्छा और एनरिच्ड होगा। पिछली क्लास में जब हमने अर्ली स्टिमुलेशन पढ़ा था तब हमने ये जाना था कि हम बच्चे को जितना बाहर ले जाते हैं, नई नई चीज़ें दिखाते हैं, उतना ही ज़्यादा सर्किट्स उसके ब्रेन में डेवलप होते हैं और उतनी ही ज़्यादा एरियाज़ को वो अपने दिमाग के एरियाज़ को यूज़ कर पाता है। वैसे ही लैंग्वेज में भी ये देखा जाता है कि बच्चे यदि शुरुआती समय से ही किसी भी भाषा को बहुत ही रिच तरीके से एक्सप्लोर करते हैं, उनके सामने बहुत अलग अलग शब्द बोले जाते हैं उनके केयर गिवर्स द्वारा, उनके पेरेंट्स द्वारा या टीचर्स द्वारा, तो बच्चा उन नए नए शब्दों को जल्दी जल्दी सीख लेता है। एक शोध में ये पाया गया कि 8 माह का बच्चा जब भी कुछ शब्द बोलने का प्रयास करता है या बैबलिंग करता है और उसकी माँ यदि उससे उस बैबलिंग को सुन के खुश होती है या उसे प्यार करती है, तो वो बच्चा और भी ज़्यादा आवाज़ें निकालने की कोशिश करता है एज कंपेयर टू दोज मदर्स जो उन बच्चे को प्यार या अटेंशन के माध्यम से एनकरेज नहीं करते। तो पेरेंट्स, टीचर्स या केयर गिवर्स जितना ज़्यादा बच्चे को कुछ ना कुछ आवाज़ें निकालने पर एनकरेज करते रहेंगे, उतना ही ज़्यादा बच्चा लैंग्वेज डेवलपमेंट फास्ट करेगा। शोधकर्ताओं द्वारा यह भी माना जाता है कि परिवार की आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति पर भी निर्भर करता है बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट। यदि प्रोफेशनल पेरेंट्स हैं जिनकी वोकैबुलरी काफ़ी रिच है, जिनका शब्दों का भंडार काफ़ी रिच है, तो बच्चा भी ज़्यादा शब्द सीखता है। यदि इस रिच वोकैबुलरी को वो पेरेंट्स अपने बच्चे के सामने इस्तेमाल करते हैं तो बच्चा भी उन शब्दों को ज़्यादा जल्दी सीखता है। कुछ शोधों द्वारा ये भी पता लगाया गया कि यदि माता अपने बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा बातें करती है तो भी बच्चा ज़्यादा जल्दी लैंग्वेज को डेवलप करता है, परंतु
इस पे माता की खुद की शब्द भंडार पर भी निर्भर करता है। यदि माता अच्छी पढ़ी लिखी है, अच्छे शब्द जानती है, बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल जानती है, तो बच्चे का वोकैबुलरी डेवलपमेंट भी काफी रिच होगा। इसके बाद एक और एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस आता है चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच। हम खुद अल्टीमेटली जब किसी बच्चे को देखते हैं और उससे बात करते हैं तो हमारी आवाज में बदलाव आ जाता है। हम उसकी तरह तुतला के बोलते हैं और थोड़ी ऊंची आवाज में, अलग टोन में बात करना शुरू करते हैं। इसे हम कहते हैं चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच। इससे हम बच्चे का ध्यान भी आकर्षित करते हैं और बच्चे के साथ ज्यादा सुगमता से कम्युनिकेट कर पाते हैं। सो चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच भी काफी बेनिफिशियल पाई गई है बच्चे से बातचीत और कम्युनिकेट करने में। इन 4 बिंदुओं से हम ये जान पाते हैं कि बायोलॉजिकल और एनवायरमेंटल दोनों ही इन्फ्लुएंसेस बच्चे के लैंग्वेज डेवलपमेंट पर होती हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आज हमने शैशवावस्था में होने वाले लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में जाना, किस तरीके से बच्चा अलग अलग चरणों से गुजरता हुआ अपनी भाषा को विकसित करता है। जो सिर्फ रोने से शुरू होती है यात्रा, वो कम से कम 200 शब्दों पर आकर, 200 शब्दों के उच्चारण पर आकर शैशवावस्था पर समाप्त होती है। अगली क्लास में हम चाइल्डहुड के दौरान होने वाले लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। इस टॉपिक पर नोट्स के लिए प्लीज check the description box below. That is all for today's class. Thank you all very much.